हेलो बहादुर बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं संजय तिवारी और इस समय आप स्पर्धा बैच में हैं जो कि एसएससी जेईई मैकेनिकल के लिए है। हमारी एकेडमी यूथ इंजीनियर्स एकेडमी लखनऊ में है, आलमबाग एरिया में है, जहां पे हम लोग 2017 से ऑफलाइन बैचेज चलाते आए हैं और इस समय भी ऑफलाइन बैचेज इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में और सिविल में चल रहे हैं, जो कि जितने भी जेईई के एग्जाम आने वाले हैं, फिलहाल तो अभी अक्टूबर के मंथ में एसएससी जेईई का एग्जाम ड्यू है, उसके लिए बच्चे बहुत जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ पे किस लिए हैं, तो स्पर्धा बैच मैकेनिकल के लिए है। तो आइए जरा देखें कि स्पर्धा बैच क्या है, कैसे इसमें पढ़ाई हो रही है, तो आप इसमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्पर्धा बैच है, लाइव कोर्स होगा, रिकॉर्डेड लेक्चर इसमें नहीं होंगे, है ना। बाईलैंग्वेज है। अगर इसको आपको ज्वाइन करना है तो आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा, हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, ऐसा आपको एक लोगो मिलेगा और कोर्स में जाके जितने भी उसमें फ्री लेक्चर, डेमो लेक्चर्स दिए गए हैं, उसको देखने के बाद अगर पसंद आता है तो आप जरूर कोर्स ज्वाइन करिए। और ज्वाइन करते समय भूलिएगा नहीं, ये मेरा रेफरल कोड है SJT20। इसको अगर आप उसमें अप्लाई कर देंगे तो आपको फीस में 20% का एक डिस्काउंट मिलेगा, रिबेट मिलेगा। इस स्पर्धा बैच में जो लोग आपके साथ हैं, जो टीम है, रस्तोगी सर हैं, वाईके रस्तोगी सर हैं, जो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाएंगे और थर्मल के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। और ओझा सर हैं, गौरव ओझा जी हैं, जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स और प्रोडक्शन के सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मैं आपको यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और मशीन डिजाइन यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। इसमें हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं और काफ़ी कुछ चैप्टर्स हो चुके हैं और ट्रस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था कुछ दिन पहले और आज मुझे उम्मीद है कि उसका समापन हो जाएगा और नेक्स्ट टर्न से कुछ नया सब्जेक्ट या नया चैप्टर शुरू करेंगे, देखते हैं। आइए जल्दी जल्दी देखें कि ट्रस्ट में अभी तक क्या हो चुका है, हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं। तो ट्रस्ट को समझा गया था, सब कुछ होते होते ट्रस्ट के जंक्शंस लिखे हैं, बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी। ट्रस्ट के टाइप्स हैं, प्लेन ट्रस्ट और स्पेस ट्रस्ट। उसके बाद फिर ट्रस्ट के टाइप्स को डिवाइड किया गया था, परफेक्ट ट्रस्ट, इम्परफेक्ट ट्रस्ट, डिफिशिएंट ट्रस्ट, रिडंडेंट ट्रस्ट, इस फॉर्मूले के बेसिस पे m = 2j-3 के बेसिस पे, ठीक है ना। अच्छा, फिर बात हुई थी स्मॉलेस्ट ट्रस्ट, एक ट्रायंगुलर ट्रस्ट ही हो सकता है, ट्रायंगल से छोटा ट्रस्ट जो कि परफेक्ट हो, ऐसा ट्रस्ट पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर बात आई कि सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक मेथड आया ज्वाइंट मेथड, एक मेथड आया सेक्शन मेथड। ज्वाइंट मेथड की खूब सारे हम लोगों ने काम किए, सब क्वेश्चंस किए थे, ज्वाइंट मेथड से किया गया था। और उसके बाद सेक्शन मेथड से भी कुछ स्टार्ट किया गया था लास्ट टर्न पे। आइए देखें अभी तक क्या हम लोगों ने किया है। सेक्शन मेथड से क्वेश्चन को करने की बात आई थी, है ना। मुझे लगता है ये आपको होमवर्क दिया था सेक्शन मेथड से करने के लिए, कुछ मेंबर्स मैंने निकाल दिए थे। अगर आप पिछले लेक्चर को ध्यान दीजिए तो हमने ये क्वेश्चन ज्वाइंट मेथड से किया था। सेक्शन मेथड कहाँ गया, सेक्शन मेथड किधर गया। अच्छा जी, ओके, सेक्शन मेथड से हम लोगों ने काम किया था और आपको होमवर्क दिया गया था। किस स्लाइड में गया हो, हाँ शायद इसी क्वेश्चन को, ये देखिए, हाँ ये सेक्शन मेथड था, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया था और इसमें एक सेक्शन मैंने कट करके इस साइड से कुछ आंसर निकाल दिए थे। F2 का आंसर निकाला था, F4 का, F7 का, इस टाइप से 3 आंसर मैंने निकाल दिए थे, F4, F7 और F2। और आपको होमवर्क दिया था करने के लिए कि इसी सेक्शन को दोबारा से आप ऐसे कट करेंगे और इस पार्ट की FBD मैंने बना के दिया था और कहा था इसको सॉल्व करिएगा और इसका आंसर बताइएगा F6 का, F5 का, F2 का। तो मुझे जरा एक बार चैट बॉक्स में बता दें कि अभी स्थिति क्या है, इसके आंसर आपके आ चुके हैं कि इसे करना है मुझे आज। एक बार चैट बॉक्स में जल्दी बता दें, ये आपको होमवर्क दिया गया था, तो अब अगर करना है तो इसको यहाँ किया जाएगा, नहीं तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ अगर ये हो चुका है तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो अगली स्लाइड पे है उसको सेक्शन मेथड से किया जाए। जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बताएं कि क्या इस सेक्शन को सॉल्व करने की जरूरत है या आप कर चुके हैं। हाँ जी, वेटिंग योर आंसर। ये भी कंफर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो सही है कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। सर अभी नहीं हुआ, ओके ओके, अभी नहीं हुआ।
ठीक है, मुझे लगा है, मुझे उम्मीद है कि आपने प्रयास किया होगा लेकिन नहीं हुआ होगा। मैं यहाँ से ही समझ सकता हूँ, ये नहीं कह सकता कि आपने किया नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं। पहले तो इसी को सॉल्व करते हैं। तो एक बार पहले बात समझ लीजिए बेसिक से, कि जो लोग अभी देख रहे हो, है ना, सेक्शन मेथड क्या है कि हम ट्रस्ट को, ये हमारे पास ट्रस्ट था, सबसे पहला काम क्या किया था हम लोगों ने, इस ट्रस्ट को सारे मेंबर्स में फोर्स निकालने थे। पहला काम क्या किया, हमने दोनों सपोर्ट्स पे रिएक्शन निकाला। तो रिएक्शन निकाला तो इस पॉइंट पे 72.5 आया और डी पॉइंट पर आरडी की वैल्यू 77.55। ठीक है ना, पहला स्टेप रिएक्शन निकाला। फिर दूसरा स्टेप हमने एज्यूम किया कि हमारे सारे के सारे मेंबर टेंशन में हैं। येलो कलर से देखिए, सब में टेंशन का साइन बना है और उसके नाम लिखे हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7। दो काम हो गए। तीसरा काम जो बताया गया था सेक्शन मेथड में कि ट्रस को दो पार्ट में काट देना है, मतलब ट्रस को काट दीजिए तलवार से और वो दो टुकड़े हो जाए। दो ही टुकड़े करने हैं, 3-4 नहीं करने, है ना। लेकिन शर्त ये है, ऐसा काटिए कि केवल 3 मेंबर कटने पाए, ट्रस के केवल 3 मेंबर या लिंक आप जो कहें, यही कटने पाए। उस आधार पे हम लोगों ने पहले इस ट्रस को ऐसे काटा था, ऐसे। तो कौन सा मेंबर कटा था, बीसी कट गया था, सीई कट गया था और डीई कट गया था, ऐसे कट गया था। कटने के बाद आधा जो फिगर बना, वो फिगर देखिए यहां बना हुआ है। उसको काटने के बाद ये देखिए, आपको दिख रहा है, ये फिगर सामने आया। ठीक है, देखिए डीई, है ना, ये सारे से आपका मेंबर्स दिख गए। ठीक, जो मेंबर कंप्लीट था उसमें हमने फोर्सेस नहीं दिखाए थे, बात ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि वो मेंबर बैलेंस्ड है। जो मेंबर बैलेंस है, अगर उसमें फोर्स दिखाएंगे तो बाद में भी सॉल्व करने पे कैंसिल आउट हो जाएगा, वो कोई फायदा नहीं है, खाली अपने कैलकुलेशंस को बढ़ाने की बात है। ठीक है, तो इसलिए इसको फिर हमने देखा कि एक फोर्स सिस्टम कैसा दिखाई पड़ा। ये हमारे मेंबर्स का एफबीडी बन गई, और ये एफबीडी कैसी पता चली कि ये एफबीडी हमारी नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम दिखाई पड़ रही है। और नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम तो था ही, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि पूरा ट्रस इक्विलिब्रियम में है, तो उसका आधा सेक्शन भी इक्विलिब्रियम में ही होगा। जब इक्विलिब्रियम में है तो इसलिए हमने इस आधार पे इस पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई किया। और ये देखिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, सिग्मा एम अबाउट पॉइंट सी, सिग्मा एम अबाउट पॉइंट सी इक्वल टू 0। मूवमेंट आप किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लें, उसी को आप सिग्मा एम कहेंगे। और जैसे ही हमें 3 इक्वेशन मिली, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 किससे मिली, सिग्मा एफ एक्स से, 2 किससे मिली, सिग्मा एफ वाई से, और 3 किससे मिली, तो सिग्मा एम से। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने दनादन तीनों आंसर निकाल दिए। F2, F7 देखिए सारे आंसर आ गए। F2 की वैल्यू आ गई है, F4 की वैल्यू आ गई है, F7 की आ गई है, और यही हमारी जो मेंबर कट हुए थे उन्हीं में ये फोर्सेस थे, F2, F4, F7। यही प्रोसेस हम फिर इधर करने वाले हैं। देखिए क्या करना की बात हो रही थी। हमने कहा कि इसको ऐसे कट करेंगे, जब ऐसे कट करेंगे तो बीसी मेंबर कट होगा, बीई मेंबर कट होगा और एई मेंबर कट होगा। तो आंसर किस में मिलेंगे, एई मेंबर का F6 मिल जाएगा, बीई मेंबर का F5 मिल जाएगा और बीसी मेंबर का F2 मिल जाएगा। अच्छा, F2 की वैल्यू हम ऐसे कट करेंगे तो यहां भी मिलेगी, और F2 की वैल्यू एक बार ध्यान दीजिए, तो हम लोग यहां निकाल के रखे हुए हैं, ये देखिए 60.67, लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, है ना। अगर हमने इस वैल्यू का यूज वहां कर लिया तब तो चैन चैन बन जाएगी ना, चैन चैन समझ रहे हैं। अगर यहां कोई मिस्टेक हुई है तो वो भी गलत हो जाएगा। कोई वैल्यू यूज नहीं करेंगे, हम इन तीनों का आंसर फ्रेश निकालेंगे और देखेंगे कि क्या F2 की वैल्यू जो इधर से निकालने पे आ रही है वही आ रही है। अगर ये दोनों वैल्यूज हमारी मैच हो जाती हैं, इसका मतलब मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया। इधर का भी सेक्शन सही सॉल्व किया है और इधर का भी सेक्शन सही सॉल्व किया है। चलिए आइए देखा जाए इस बात को। मकसद क्या है, इस सेक्शन को सॉल्व करना। बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा सा कर दें, आपको दिख रहा है, ये देखिए, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इधर F2 है, इधर F5 है, इधर F6 है, और 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। वो ज्योमेट्री से जो आपके ट्रायंगल था, सारे ट्रायंगल हमारे इक्विलेटरल थे, तो 60-60 एंगल आ गया है ना। दिख भले ना लग रहा हो 60 डिग्री हो, लेकिन मान लीजिए 60 डिग्री। ठीक है जी, अब क्या करना है, हम फिर से क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो हमें फोर्स सिस्टम दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम जैसा दिख रहा है, एक कॉन्करेंट
फोर्स सिस्टम जैसा दिख रहा है, और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम तो ठीक है, लेकिन ये फोर्स सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है। अगर ये फोर्स सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है तो इस पे अप्लाई कर देना है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था के सारे नियम इस पे लगा देने हैं। चलिए लगाते हैं। पहला नियम क्या होता है, तो कहता है कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, जितना फोर्स दाएं उतना फोर्स बाएं। ठीक है, सारे फोर्सेस को देखिए तो सब तो या तो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। देखिए ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, बस केवल F5 यही एक फोर्स ऐसा है जो थोड़ा बदमाशी कर रहा है, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं, है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रिजॉल्व कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। आओ भाई, गुड। तो F5 को अगर रिजॉल्व कर लेते हैं तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा जो कि हॉरिजॉन्टल हुआ, और इसका एक कंपोनेंट नीचे आएगा, बिल्कुल सीधे नीचे आएगा ऐसे करके, है ना, जो कि इस तरफ जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जिसको आप कहेंगे F5 cos 60, इसे कहेंगे F5 sin 60। कहीं कोई समस्या आए तो जरूर सूचना दीजिए, कहाँ पे, चैट बॉक्स में। ठीक है, आइए थोड़ा और बड़ा कर दें जिससे दिखाई पड़ता रहे ढंग से। ठीक है ना, क्लियर हो गया। जैसे ही हमने इसको रिजॉल्व किया तो मैं कह सकता हूं कि मुझे अब इस F5 की कोई जरूरत नहीं है, इसको काट के फेंक दीजिए। अब सारे फोर्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में है, डन है ना। चलिए तो अब हम लोग इक्वेशंस अपनी इस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, आई सिग्मा एफ एक्स का मतलब जितने लेफ्ट उतने राइट। देखिए इधर कोई फोर्स है क्या, अंगूठे की तरफ मेरे, इस तरफ लेफ्ट साइड में, इधर भी कोई नहीं, इधर भी कोई नहीं, कोई नहीं है। राइट में सब है, F6 है, F2 है और F5 cos 60 है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं कि जो है F2, क्या लिख सकता हूं, F2 लिखा जाए जरा, F2, ठीक है, प्लस F2 वाला फोर्स प्लस F6 ये वाला फोर्स, F6 प्लस F5 cos 60। डन, कोई छूट तो नहीं रहा, कोई छूट जाएगा बता दीजिएगा। लेफ्ट साइड कोई फोर्स नहीं तो इक्वल टू 0 हो गया, ये राइट वाले फोर्स, ये लेफ्ट वाले फोर्स। ठीक है, सब मिला के मैटर 0 हो गया। इसे कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहली इक्वेशन मिल गई। दूसरी कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है बाबू, दैट इज सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, मीन्स अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है जी, बहुत गौर से देखिएगा। सॉरी, इसमें अपवर्ड क्या है, डाउनवर्ड क्या है। देखिए अपवर्ड तो है RA, ऊपर जा रहा है, और नीचे क्या क्या है, 40 किलो न्यूटन और F5 sin 60, ये दोनों नीचे आ रहे हैं। ठीक है, तो ऊपर इक्वल टू नीचे, पहले नीचे वाला लिख लें, है ना, दैट इज F5 क्या है, ये है F5 sin 60, गुड, F5 sin 60 प्लस, और नीचे क्या है 40 किलो न्यूटन, ये वाला देखिए, ये वाला देखिए 40 किलो न्यूटन, दोनों नीचे हैं, ऊपर एक है रिएक्शन, दैट इज 72.5 किलो न्यूटन। वाह, यहां से तो F5 निकल रहा है भाई, बिल्कुल देखिए F5 कैसे निकल रहा है। F5 की वैल्यू बताइए, कैल्शियम उठाइए, हमेशा मुझसे ही करवाते हैं आप लोग, कैल्शियम उठाइए, बताइए F5 की वैल्यू क्या है, मैं मैच करूंगा, बताऊंगा नहीं। ठीक है, सॉल्व कर रहा हूं मैं भी। 72.5 माइनस 40 कुछ आ गया, डिवाइड बाई साइन 60। ठीक है जी, मेरा F5 आ रहा है 37.52। जल्दी बताइए सही है गलत है, 37.52। आप भी आंसर बताइए, मे भी कि मैं गलत हो सकता हूं। ठीक है, तो एक आंसर तो खेलते खेलते आ गया, हंसते खेलते आ गया, F5 की वैल्यू तो आ गई, डन। ठीक है जी, ओके। अब चलिए तीसरी इक्वेशन पे काम करते हैं।
जिसको आप कह रहे हैं मूवमेंट, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मूवमेंट में, वो क्या होती है, उसे आप कहते हैं सिग्मा एम अबाउट दुनिया का कोई भी पॉइंट बराबर 0 होगा। ठीक है, कहीं पर किसी भी पॉइंट के अबाउट इन सारे फोर्सेस का मूवमेंट लेने की कोशिश किया जाए तो उसका समेशन 0 होगा, ऐसा आप कहते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में। मैकेनिक्स में फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, बार बार करते आ रहे हैं, बार बार करते आ रहे हैं। तो कौन सा पॉइंट लिया जाए, कौन सा पॉइंट लिया जाए, समस्या होती है ना। बार बार ही तो कहते हैं कि जहां से ज्यादा फोर्सेस गुजर रहे हैं वही पॉइंट ले लेंगे, तो क्या होगा कि थोड़ा काम कम हो जाएगा, कुछ फोर्सेस के मूवमेंट 0 हो जाएंगे, कुछ अपने आप सुसाइड कर लेंगे, है ना। जैसे अगर मैं पॉइंट बी के अबाउट मूवमेंट ले लेता हूं, पॉइंट बी के अबाउट मूवमेंट अगर मैं ले लेता हूं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये तीनों फोर्स यहीं से गुजरेंगे, इनका मूवमेंट हो जाएगा 0। तो इसलिए मैं यहां ले रहा हूं, आपका मन करे पॉइंट ए पे ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पॉइंट बी से ठीक लग रहा है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे पॉइंट बी पर मूवमेंट लेने की बात कर रहे हैं। चलिए, कहता क्या है ये मूवमेंट की बात कहता क्या है कि भैया ऐसा करो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट को प्लस मान लो और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को माइनस मान लो, उनको जोड़ दो तो क्या आना चाहिए, 0। ठीक है ना, यही तो होना चाहिए। आइए आइए करते हैं भाई, करते हैं। चलिए, मूवमेंट देखना ध्यान से, फिर से ध्यान से, मूवमेंट ध्यान से कैसे। ठीक है, इस पॉइंट का मूवमेंट लेना है, सबका तो खत्म हो गया, केवल एक ही फोर्स तो बचा 72.5 और F6। ठीक है, देखिए ध्यान से, 72.5 और F6, इस पॉइंट के अबाउट जो F6 होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा मूवमेंट देगा, एंटी क्लॉकवाइज। F6 का मूवमेंट, F6 इधर जा रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मूवमेंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, आर ए को देखिए तो आर ए ऊपर गया, है ना, तो इस पॉइंट के अबाउट आर ए ऊपर जाएगा, कैसा मूवमेंट देगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, डिस्टेंस डिस्टेंस देखनी पड़ेगी भाई ना, तो चलिए डिस्टेंस भी देख लेते हैं। अगर आर ए कहाँ जा रहा है, ये देखिए ऊपर जा रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगी, इसका फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। अब डिस्टेंस की बात तो पिछले लेक्चर में किया था, लेकिन एक बार आज के लेक्चर में भी देख लिया जाए कि ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत ध्यान से, ये जो डिस्टेंस निकालनी है जरा कंपेयर करिए, इस समय हम लोग कहाँ पे हैं, बी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। हमें डिस्टेंस क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस क्या चाहिए, हमें कहा कि हमें डिस्टेंस साहब ये डिस्टेंस चाहिए, कहाँ से कहाँ तक, बी से लेकर यहाँ तक। ये कितना होगा, ये उतना ही होगा कि अगर बी से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं नीचे की तरफ ऐसे, तो जो डिस्टेंस यहां मिलेगी वही यहां मिलेगी, यही तो मिलेगी ना। और क्योंकि ये ट्रायंगल हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, तो अगर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो इसको बाइसेक्ट करेगा, इसका मतलब 2 ये होगा और 2 ये होगा। तो पढ़े लिखे लोग क्या बताएंगे कि भाई यहां से लेकर यहां तक की जो ये डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, दैट इज 1 मीटर। क्यों, सॉरी बेटा, क्योंकि ये 2 मीटर है, 2 का हाफ हो जाएगा ना, 2 का हाफ, ये हो गया 1 मीटर। क्लियर, डन। तो आर ए इंटू 1 कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई ना। अच्छा, अब बात आती है कि F6 का जब ये फोर्स देखेंगे तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी से इस पे ड्रॉप किया गया है, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालनी है। अच्छा, निकाल कर रखा तो है, कहाँ परेशान हो रहा है, ध्यान दीजिए, ये रखा हुआ है ना। चाहे यहां निकाली जाए चाहे यहां निकाली जाए, यहां निकाला था तो ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट डी था, और ये था, जो वही डिस्टेंस यहां भी निकलेगी। ठीक, देखिए हमने क्या किया था, सेम चीज कहाँ निकाली गई थी, हम लोगों ने ये डिस्टेंस निकालने की बात की थी जब ये सेक्शन सॉल्व कर रहे थे। तो जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी ये होगी। कैसे निकाला था, देखिए ये ट्रायंगल बना, कौन सा, ये ट्रायंगल दिखा ना आपको, ये ट्रायंगल दिखा ऐसे करके। इसमें देखिए तो ध्यान से, तो ये सीडी कितना है, 2 मीटर, और परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो ये 2 का आधा हो गया 1 मीटर, तो बचा केवल x। इस ट्रायंगल में दिया गया था 60 डिग्री, तो हमने इसमें लगा दिया tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, है ना, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, तो x अपॉन 1, x था ये डिस्टेंस,
तो x अपॉन 1 कर दिया, x निकाल लिया 1.732। आपकी मर्जी है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का अंडर रूट ले लो, यही वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर है? इसका मतलब हमारे पास जो हाइट्स हैं, ये x की वैल्यू 1.73 है। क्या? ये वैल्यू 1.73 है, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। तो अब परेशानी की कोई बात रही नहीं, है ना? क्या नहीं रही? ये हाइट कितनी है? 1.732। या अगर मैं इसको यहाँ पे कहूँ, या अगर मैं इसको यहाँ पे कहूँ, तो यहाँ से लेकर ये जो हाइट है वो कितनी है बेटा? कितनी है? तो उसको आप कहोगे ये वैल्यू है 1.732 और ये डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर। ठीक है, चलो बहुत देना लगा है, मूवमेंट ले लें, बहुत कहानी हो गई। ठीक है, इस पॉइंट मूवमेंट लेना है F6, पहले लेते हैं क्लॉक वाला। RA फोर्स इंटू डिस्टेंस क्लॉकवाइज, तो आप कहेंगे 72.5 इंटू 1। क्लॉकवाइज होने का मतलब है कि पॉजिटिव। फिर देखिए F6 इंटू ये डिस्टेंस 1.732 एंटी क्लॉकवाइज, तो F6 इंटू 1.732 इक्वल टू 0। भगवान से मनाइए कि सही आंसर आ जाए। ठीक है ना? अब यहां से भी दिख रहा है भाई, F6 साफ साफ दिख रहा है कि सॉल्व हो रहा है, हंसी खेल में ही सॉल्व हो जा रहा है। तो F6 की वैल्यू क्या पता चल रही है? देखिए जरा, 72.5 डिवाइड बाई 1.732, यही तो आ रहा है ना? तो F6 को जरा देखिए तो कितना आ रहा है, देखिए तो 72.5। जरा देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, कोई चीज छूट छाट जा रही है, कोई फोर्स छूट जा रहा हो। डिवाइड बाई 1.732, दैट इज 41.85। 41.85 ऐसा कुछ आया है, प्लस का आया है। प्लस ये साबित करता है कि मेरा मेंबर टेंशन में है। ठीक है बेटा, प्लस ये साबित करता है कि मेंबर हमने टेंशन में माना था और वो मेरा एजम्पशन सही निकला, है ना? ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो बगल में टेंशन लिखने में कोई बुराई नहीं है। ये भी टेंशन में है और ये भी टेंशन में है, सब टेंशन में है। ठीक है ना? ओके, अब क्या करें? क्योंकि F5 और F6 दोनों निकाल चुके हैं, तो एक ही काम करना चाहिए, इन दोनों की वैल्यू को उठाइए। उठा के कहाँ ले जाएं? उठा के इसकी वैल्यू को ले जाइए F6 में डाल दीजिए, यहां से ले जाके ये डाल दीजिए यहाँ पे, और F5 में ये वैल्यू उठा के यहां से यहाँ डाल दीजिए। ठीक, F2 मिल रहा है। अब तो कोशिश करिएगा कि सही करके, क्योंकि F2 वो वैल्यू है जो मुझे आंसर मैच करवाएगी, आंसर मैच करवाएगी। F2 की वैल्यू क्या हो गई? F2 प्लस F6 लिखा है तो ये प्लस हो गया 41.85, और प्लस F5 लिखा है, प्लस F5 की वैल्यू है 37.52, cos 60 लिखा है, cos 60 बराबर 0। सब उधर जाएगा, माइनस में आएगा, तो पहली बात तो F2 की वैल्यू माइनस में आनी चाहिए। क्या पहले भी माइनस में आई थी क्या? देखें तो डर लग रहा है देखने में, जैसे एग्जाम देते हैं ना तो रिजल्ट देखने में डर लगता है। कहाँ गया भाई F2? हाँ ये देखिए, F2 की वैल्यू -60.67 आया था, तो माइनस तो आ गया। जरा सॉल्व करिए, देखिए 60.67 आता है क्या ये वैल्यू? कैसे करेंगे? 41.85 प्लस 37.52 cos 60, इसी के साथ आ गया बेटा, आ गया, बधाई। दैट इज -60.61 किलो न्यूटन। और इस आंसर के आने के साथ ही आपने ये साबित कर दिया कि आपने पिछला सेक्शन भी सही सॉल्व किया था और ये सेक्शन भी सही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है भाई, और ये माइनस में है इसलिए इसको कहेंगे कि ये कंप्रेशन में है। ठीक है बेटा, देखिए देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इतना मेहनत किया था हम लोगों ने, देखिए इतना मेहनत किया था। एक बार ऐसे कट किया तो ये सेक्शन मिला, सॉल्व किया, देखिए 3 आंसर आए।
फिर ऐसे कट किया, फिर सॉल्व किया, फिर 3 आंसर आए। और इधर आए हुए आंसर्स की वैल्यू को हमने यहां यूज नहीं किया, लेकिन एक मेंबर कॉमन था, है ना, एक मेंबर कॉमन था, ये बीच वाला F2। इसने दिखाया दोनों तरफ से सही आंसर दे रहा है। जैसे लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं होता है ना, पता चल गया है कि झूठ नहीं बोल रहा है, सही है ना। तो F2 की वैल्यू आ गई। अब जरा बताएं, किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम आई हो तो एक बार चैट बॉक्स में सूचना दीजिए कि सर कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है। इस बात को समझने में कोई दिक्कत आई हो तो मुझे जरा बता दें एक बार। शर्मा जी, ओ शर्मा जी, बताइए जल्दी से। ओके, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच। तो ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं, है ना, जिसको हम लोगों ने ज्वाइंट मेथड से किया था, उसका आंसर तो मालूम ही है। एक बार सेक्शन से एक जगह काट के देख लें, 2-3 आंसर चेक कर लेते हैं, देखा जाएगा कि अभी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना। ठीक है, आइए तो अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। कुछ शायद ये प्रॉब्लम दिख रही ना आपको, ये प्रॉब्लम, ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, आपने किया होगा शायद, मुझे उम्मीद है। और मैंने अपनी तरफ से जब सॉल्व किया था ज्वाइंट मेथड से, तो ज्वाइंट ई सॉल्व किया था, ज्वाइंट ई, और ई को सॉल्व करके ये आंसर F7 F9 निकाले गए थे, है ना। चलिए इसको क्वेश्चन को थोड़ा फिर से करते हैं, समझते हैं, और सेक्शन मेथड से करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें इसमें मैं साफ करूंगा क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन बना रहेगा। जैसे ये सब मैटर तो खत्म ही कर दें, ये सब आंसर्स मैंने आपको दिए थे कि ये आंसर आएंगे चेक करने के लिए। ठीक है, तो इसको रखे रहते हैं, कहीं याद काम पड़ेगा, अभी आंसर की जरूरत पड़ेगी ना, अभी हमें आंसर की जरूरत पड़ेगी। आ जाओ भाई, चेक करेंगे ना आंसर तो इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और देखें क्या करना है, इसमें से क्या साफ कर दें। ज्यादा कुछ साफ नहीं करना है, एक तो ज्वाइंट मेथड नहीं ले रहे हैं तो ये हटा दिया जाए। ये ज्वाइंट मेथड से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन पहले समझ लें, है ना, जो लोग नए हैं शामिल हैं उनको भी देख लें। देखिए, जितना काले रंग से है, जितना काले काले रंग से है वो ट्रस है। हमें जब क्वेश्चन मिला था तो ये ब्लैक कलर वाला मिला था, इस पे इधर रोलर सपोर्ट था, यहाँ पे हिंज सपोर्ट था, एक ही लोड लगा है ये 20 किलो न्यूटन का, और ज्योमेट्री मिली थी कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर, 3 मीटर, ये 4 मीटर, ये 4 मीटर। बस इतना ही दिया गया था क्वेश्चन में, कहा गया था सब में रिएक्शन निकाल, सब में सारे मेंबर में फोर्सेज निकालिए। तो पहला काम क्या करते हैं हम लोग, हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, याद करिए, सबसे पहला काम तो हम लोगों ने रिएक्शन निकाला, सपोर्ट की रिएक्शन रेड कलर से लिखी हुई है, ये हम लोगों ने रिएक्शन निकाला था, सॉल्व किया था। पिछले वीडियो में जाके देखिएगा तो आपको इसके रिएक्शन निकालने के तरीके मिल जाएंगे, है ना, कैसे निकाला गया था। तो रिएक्शन की वैल्यू क्या आई थी, रेड कलर से है, ये हिंज सपोर्ट था, दो रिएक्शन थी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल की वैल्यू आई थी -15 और वर्टिकल की आई थी 20। और ये सपोर्ट हमारा रोलर सपोर्ट था, इसका रिएक्शन आया था RC, दैट इज 15। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब क्या करना है जरा समझा जाए। ठीक है, तो कहा गया था इसके रिएक्शंस निकालिए, अरे सॉरी इसके फोर्सेज निकालिए। हमने ज्वाइंट मेथड से शुरू किया था और रिएक्शन निकाला। पहला काम क्या हुआ, पहला काम तो क्या हुआ, पहला स्टेप फर्स्ट क्या किया, रिएक्शन निकाला, रिएक्शन को कैलकुलेट किया। स्टेप सेकंड क्या किया, स्टेप सेकंड एज्यूम माना कि एज्यूम ऑल मेंबर इन टेंशन, सभी मेंबर को टेंशन में एज्यूम किया। जितना सफेद रंग से व्हाइट कलर से एरो बने हैं, जितने मेंबर इसमें थे, 9 मेंबर्स थे, 9 मेंबर्स में F1 F2 F3 सब में फोर्स माना, सबके सिंबल देखिए, सबके सिंबल आपको कैसे दिखाई पड़ेंगे, टेंशन वाले, सब टेंशन में एज्यूम कर लिए। अब ये फोटो बनके तैयार हो गई, इसमें बहुत ज्यादा पहुंच पहुंच है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना तो करना ही पड़ेगा, हम लोग इंजीनियर हैं, हमारे लिए सब आसान काम है। ठीक है,
अब क्या करना है, अब ज्वाइंट मेथड से सॉल्व नहीं करना है, सेक्शन मेथड से सॉल्व करना है, समझे बेटा। तो सेक्शन मेथड सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हम कुछ इसको ऐसे काटें, इसको ऐसे दो हिस्से में करें, एक तलवार लेके ऐसे काट देना है, दो ही टुकड़े करने हैं। शर्त क्या है कि केवल 3 लाइनें कटने पाए, 3 से ज्यादा ना हो, 3 से कम हो तो भी चल जाएगा, है ना, 3 से कम हो तो भी कोई समस्या नहीं है। दो टुकड़े कर दिया, लाइन दो ही कटी, क्या दिक्कत है ना। लेकिन 3 से ज्यादा नहीं कटनी चाहिए, क्यों, तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमारे पास 3 होती है, 3 इक्वेशन मिलनी है, तो 3 अननोन से ज्यादा सॉल्व कर नहीं सकते हैं, है ना, ठीक है। इसलिए ऐसा कुछ करना है कि कट करना है, केवल 3 लाइंस मस्ट बी कट, चलिए, या उससे कम भी कट जाए। देखो जरा सोचते हैं, कठिन काम तो है, किसी चीज को काटना भी कठिन काम है, बड़ी अजीब सी बात है। देखिए जैसे मान लीजिए अभी मैं इसको ऐसे वर्टिकली एक काट दिया, मान लेते हैं काट दिया, कितनी लाइनें कटी, 1 2 3 4, ओहो 4 कट गई, इसका मतलब ऑप्शन सही नहीं है। मान लेते हैं इसको मैंने ऐसे काट दिया, ऐसे, कितनी लाइनें कट गई, 1 2 3 4, ये भी सही नहीं है, गड़बड़ है, ठीक है ना। और कोई ऑप्शन बताइए। सपोज दैट इसको मैंने थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ना लेते हुए मैंने इसको ऐसे काट दिया ना, देखिए यहां से कट कर देंगे तो आधा इधर हो जाएगा, आधा उधर हो जाएगा, लेकिन कितनी लाइनें कट गई, 1 2 3 4, ओहो नहीं पॉसिबल, फिर क्या करें, और कोई ऑप्शन जहां से केवल 3 लाइनें कटती हुई दिखाई पड़े, है ना। तो बेटा 3 तो नहीं दिखाई पड़ रही मुझे कहीं से भी, मान लेते हैं इसको मैंने ऐसे काट दिया, ऐसे करके, तब भी देखिए 1 2 3 4, तब भी 4 कट गई, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम ऐसे कट कर सकते हैं कि 2 लाइन से काम चलाएं, कि 2 लाइनें कट करें, ठीक है ना। आइए 2 लाइन कट करते हैं। तो 2 लाइन कट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं, देखिए ध्यान से देखिए। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं कि देखिए हम चाहें तो इसको ऐसे काट दें, ऐसे करके, देखिए कटा नहीं कटा, ट्रस्ट 2 पार्ट में कट गया नहीं कट गया, इसको रेड कलर से कर दे, दिखाई पड़ेगा तब ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए इसको मैंने 2 पार्ट में कर दिया, ट्रस्ट इज कट इन 2 पार्ट, बात समझ में आ रही ना। एक लाइन मेंबर कितने कटे, 1 और 2, ट्रस्ट के 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा ऊपर वाला है और एक हिस्सा नीचे वाला है, बड़ा सा, ये बड़ा सा हिस्सा है और ये छोटा सा हिस्सा है। अब ये आपकी श्रद्धा है कि आप किस पार्ट को लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि दोनों ही टुकड़े इक्विलिब्रियम में हैं, आपकी मर्जी है किसको लेके चलें। बड़े वाले को लेके चलेंगे तो क्या क्या फोर्सेस देखने पड़ेंगे, बहुत ध्यान से देखिए, थोड़ा जूम करता हूं मैं, बहुत बात, मेरी बात बहुत ध्यान सुनिएगा, है ना, सुनने तक ही सीमित रखना इसको। देखो ये फिगर दिख रहा है ना, यहां से कट कर दिया गया, इसके 2 पीस हो गए, एक छोटा सा टुकड़ा क्या मिला जहां पे एक फोर्स मिलेगा इसका सपोर्ट का आरसी, एक इसका F4 और एक F6, इतने से ही काम चलाएंगे, काम चल जाएगा, आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा। अच्छा दूसरा क्या मिला, ये बड़ा सा तमाशा मिला, क्या क्या मिलेगा, 20 किलो न्यूटन का वेट मिलेगा, ये रिएक्शन मिलेगी, ये रिएक्शन मिलेगी, बात समझ में आ रही है। अच्छा उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, सातों मेंबर मिलेंगे जो कि कटे नहीं है, और जब कटे नहीं है, वो उनको कट नहीं किया गया है, तो वो मेंबर इक्विलिब्रियम में है, मेंबर वो बिल्कुल बैलेंस है, तो उनके फोर्सेज हम क्यों दिखाएंगे, बिल्कुल नहीं दिखाएंगे। तो अगर ये जो जितनी गंदगी आपको दिख रही है, तो गंदगी दिखाई नहीं पड़ेगी, ना आप F1 दिखाएंगे, ना F5, ना F3, ना F8, ना F7, ना F9, ना F2, तो बड़ा सा अच्छा सा फिगर दिखाई पड़ेगा। क्या क्या फोर्स दिखेंगे, 1 2 3, ये तो जो -15 20 और 20, उसके बाद क्या दिखाई पड़ेगा, सारे मेंबर कंप्लीट हैं, इनकी कोई बात ही नहीं करेंगे, फिर एक बचेगा F4 और एक बचेगा F6। तो ये बड़ी सी फिगर कॉपी करके रखना पड़ेगा और काम चलाना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। या छोटा वाला पार्ट ले लें, सिर्फ इतना फिगर ले लें, है ना, कितना फिगर, देखिए बड़े आराम से लेके चलें, इतना फिगर ले लें, इतना फिगर, तो भी काम चल जाएगा, है ना। चाहे इतना लें और चाहे इसके नीचे वाला पूरा लें। इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, जब मैं इतना फिगर लूंगा तो एक क्या मिलेगा, एक ज्वाइंट सी मिलेगा, इस ज्वाइंट सी पर 3 फोर्स लग रहे होंगे,
एक RC लग रहा होगा, एक F4 लग रहा होगा, एक F5 लग रहा होगा, है ना। सोचिए आपको क्या दिख रहा है, एक ज्वाइंट C दिख रहा है, C पर 3 फोर्स लग रहे हैं, तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पर लग रहे हैं, कॉन्करेंट है ना। तो यार ज्वाइंट मेथड क्या होता है, ज्वाइंट मेथड यही तो होता है कि दो अननोन फोर्स हो, तो दो अननोन फोर्स है, F4 है, F6 है, एक ही पॉइंट पे लग रहे हो और पॉइंट इक्विलिब्रियम में हो, तो ज्वाइंट मेथड है ना। तो ज्वाइंट मेथड देखिए हम लोगों ने सॉल्व किया था ना, इसको कैसे किया था, ज्वाइंट मेथड में क्या मिला था, एक ज्वाइंट मिला था, इस पे दो फोर्स लग रहे थे, बस यही था। इसका मतलब ज्वाइंट मेथड कोई अलग मेथड नहीं है, यहां से एक बात मेरी स्पष्ट समझिएगा, ज्वाइंट मेथड कोई सेपरेट कोई मेथड नहीं है, सेक्शन मेथड ही है। बस होता क्या है, जब आप ऐसा सेक्शन काटते हैं कि केवल दो मेंबर कटे, केवल 2 मेंबर्स को कट करके ट्रस को दो पार्ट में करते हैं, तो जब आप छोटा वाला पार्ट ले लेते हैं ना, तो वही बन जाता है ज्वाइंट मेथड, है ना। ये कट करके ऊपर देखा तो बन गया ज्वाइंट मेथड। अगर नीचे वाला लेंगे, नीचे वाला देखेंगे तो सेक्शन मेथड, क्योंकि ये नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम दिखाई पड़ेगा, ऊपर दिखाई पड़ेगा कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, नीचे दिखाई पड़ेगा नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो यहां से मैं डिक्लेयर करना चाहता हूं कि ज्वाइंट मेथड कोई आसमान से उतरी हुई नया मेथड नहीं है, असली काम तो सेक्शन मेथड है। सेक्शन में ही कर, जब दो मेंबर कटे और छोटा वाला ले लिया तो ज्वाइंट बन गया, नीचे वाला ले लिया, बड़ा वाला ले लिया तो सेक्शन मेथड बन गया। ये मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताइए। बताएं भाई, रामकेश और शर्मा जी बताइए, समझ में आया। ओके, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि ऊपर वाला सेक्शन लेके सॉल्व करेंगे, नीचे वाला, मतलब ज्वाइंट मेथड वाला करना है, स्मॉल पार्ट लेके करना है, स्मॉल सेक्शन या बिगर सेक्शन, दो ही ऑप्शन है। स्मॉल सेक्शन से करना है तो S लिखिए, और बिगर सेक्शन से करना है तो B लिख दीजिए। चलिए मैं तैयारी कर रहा हूं दोनों से करने की, जो बताएंगे उसी से किया जाएगा। बताओ भाई, किस सेक्शन से काम किया जाए। बड़े कंजूस है यार, स्मॉलर सेक्शन ज्वाइंट मेथड से करोगे हैं, हमेशा कहते हैं टाइम बचाना चाहते हो, चलो तुम्हारी मर्जी है, स्मॉलर सेक्शन से कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बहुत ध्यान दीजिए। वैसे तुम्हारी जगह मैं होता ना, कहता था स्मॉलर सेक्शन से मैं खुद ही कर लूंगा, आप कर रहे हो तो सेक्शन मेथड से करो, नीचे वाला पार्ट लो, लेकिन चलो तुम्हारी इच्छा। ज्वाइंट सी को देखिए ध्यान से, ज्वाइंट सी को, ज्वाइंट सी को ध्यान से देखिए, ज्वाइंट सी पर देखिए, ये मैं यहाँ पे ले रहा हूं, दैट इज ज्वाइंट सी या ज्वाइंट सी को। जब सेक्शन मेथड से कर रहे हैं तो कम से कम सेक्शन मेथड तो लिखें। हम यहाँ लिखेंगे स्मॉलर सेक्शन, तुम्हारे कहे अनुसार स्मॉलर सेक्शन, ठीक है भैया, ओके। चलिए स्मॉलर सेक्शन, तो कौन सा स्मॉलर है, ऊपर वाला। जब ऊपर वाला स्मॉलर है, उसकी फोटो बनाने चलता हूं तो मुझे दिखाई क्या पड़ता है, मुझे कुछ ऐसे दिखाई पड़ता है कि अगर मैं एक एक्स एक्सिस खींच दूं, एक वाई एक्सिस खींच दूं, तो यहाँ पे मुझे फोर्सेस दिखने लगते हैं, है ना। और जब फोर्सेस दिखते हैं तो कैसे दिखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। एक फोर्स दिखता है नीचे की तरफ, उसका नाम क्या है, उसका नाम है F6, गुड। एक फोर्स दिखता है इस तरफ, उसका नाम क्या है, उसका नाम है F4। इन दोनों के बीच का एंगल 36.8 है, 36.8 है। कैसे निकाला गया था, कुछ याद आया, कुछ याद आया। इस ट्रायंगल में देखिए, तो ये डिस्टेंस है 3 और ये डिस्टेंस है 4, तो tan थीटा लगा दिया तो 3/4 हो जाता है, ठीक है ना। tan थीटा इक्वल टू 3/4 लिखेंगे, है ना। लिख लेते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। इस ट्रायंगल में अगर आप tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार लिखेंगे तो लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4,
और ब्रैकेट लगा के कैलसी में सॉल्व कर लेते हैं तो शिफ्ट tan इनवर्स विद इन ब्रैकेट 3 डिवाइड बाई 4 ये आता है 36.86। ऐसे मैंने निकाला था पिछली बार, आपके लिए दोबारा कर दिया। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो ये एंगल हमारे पास कितना है 36.84, 36.8। अच्छा, उसके बाद क्या दिख रहा है बेटा, और ध्यान से, एक फोर्स और है इधर RC, ऐसे लग रहा है, इसकी वैल्यू है 15। बात समझ में आ गई? और इसी को बोल रहे हैं, इस ज्वाइंट का नाम है ज्वाइंट C। अब इसको अंधा भी देख के क्या बताएगा कि अरे यार ये सेक्शन मेथड थोड़ी ना है, ये तो ज्वाइंट मेथड है ना? ये ज्वाइंट मेथड है, बिल्कुल सही बात है, ज्वाइंट मेथड है, सेक्शन मेथड से ही निकल के आया है, उसी का बच्चा है। क्या करना है, फोर्सेस को रिजॉल्व कर लीजिए, सिग्मा एफएक्स। आप देखेंगे क्या, क्यों आप खुश हो रहे हैं? क्योंकि ये एक कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है, कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम है और इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे आप साम्यावस्था के नियम लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। चलिए कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाते हैं, इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर और आ जाएगा, इसका नाम होगा F4 साइन 36.8, इसका नाम होगा F4 cos 36.8। डन। चलिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 किया जाए, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, तो लेफ्ट इज इक्वल टू राइट, राइट में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब इधर है, तो क्या हो गया F4, कैलसी उठा लो, इसका आंसर आप बताओगे, मैं निकालूंगा नहीं मैं, 36.8 प्लस 15 इक्वल टू 0। सॉल्व करिए, यहां से बताइए F4 की वैल्यू क्या आई, माइनस में आएगी मुझे मालूम है, लेकिन कितनी आई ये बताना है आपको। ठीक है बेटा, जल्दी से निकालिए F4 की वैल्यू। F4 की वैल्यू मेरे पास आंसर नहीं है, आप बताएंगे। कंप्रेशन आ गया है, ये भी क्लियर है, माइनस में आने का मतलब कंप्रेशन है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है जी, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, जितना ऊपर उतना नीचे, तो ऊपर कुछ है ही नहीं, सब कुछ है नीचे ही है। तो नीचे क्या क्या है, F6 है प्लस F4 cos 36.8 है और कुछ नहीं है ऊपर, तो 0 हो गया। चलो बेटा जल्दी जल्दी बताओ आंसर, है ना? F4 का आंसर निकाल के यहां रख देंगे तो हमें F6 मिल जाएगा। आंसर आप ही बताओगे, मैं करूं मरूंगा नहीं, इसको बहुत हो गया। दैट इज F6। जल्दी बताइए F6 कितना आया। ओके, अरे अभी तक आंसर नहीं आया, हम तो सोचा आ गया होगा। गुड 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 गुड, F4 आया है 25, माइनस भी आएगा क्या, -25.04, सही है, ठीक है ना, 25.04। मैं मान चल रहा हूं कि आप सही कर रहे हो, 25.04 माइनस आ रहा है, इसका मतलब कंप्रेशन में है। इसकी वैल्यू को यहां रख देंगे तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 25.04 cos 36.8, बता दो कितना आया। F6 जरा बताइए जल्दी से, बड़ा इंतजार है भाई आंसर का, जल्दी बताइए। हाँ, F6 20.05, ओके, मे बी हो सकता हो सही हो। 20 पॉइंट, मेरे पास आंसर चेक करने का कोई व्यवस्था नहीं है। 20.05, 20.05 किलो न्यूटन, यार न्यूटन तो भूल ही गया लिखना, जिसमें भी था ना ये किलो न्यूटन में था, ये सारी वैल्यू आ रही है किलो न्यूटन में, याद रखिएगा
किलो न्यूटन, और प्लस में आ रहा है इसलिए वैल्यू हमारी किस में है, टेंशन में है। हमारा मेंबर किस में आ गया, टेंशन में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्या समझा आपने, देखिए आपने इसको ऐसे कट किया तो अब ये दो मेंबर मिल गए, ठीक है ना, ऐसे कट कर देंगे ये दो मिल जाएंगे। अब ध्यान दीजिए ना कैसे करेंगे, सेक्शन मेथड से करना हो तो ये कट किया तो आपको कौन कौन सी वैल्यू मिल गई। अब मैं क्वेश्चन करूंगा नहीं, आगे समझा देता हूं, अब इसको करेंगे, आंसर मिलाएंगे। देखिए ध्यान से क्या कैसे कैसे हो रही कहानी। कहानी कुछ यूं है कि आपने एक सेक्शन ऐसे कट किया हॉरिजॉन्टल यहां से, तो एक आंसर ये आपको मिल गया और ये आंसर मिल गया ना, ठीक है ना, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं अगर चाहूं तो एक नया सेक्शन में कुछ ऐसे काट सकता हूं। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ऐसे काटा मैंने, ऐसे कट कर दिया। तो देखो कितने सेक्शन कटे, कितने मेंबर कटे, एक मेंबर ये कट गया, दूसरा ये कट गया, तीसरा ये कट गया, चौथा ये कट गया। बेटा कट तो चार गए, कट गए चार, लेकिन एक फायदा हो गया, क्योंकि अब मुझे F6 मिल चुका है, तो मैं F6 की वैल्यू यूज कर लूंगा। और अननोन कितने बचे, तो केवल F1, F3, F5। मेंबर चार कटे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अननोन कितने हैं, तीन ही तो हैं। इसकी वैल्यू हमें मिल चुकी है। हाँ एक बात जरूर है कि हम पिछली वैल्यू को यूज कर रहे हैं, तो चैन बन जा रही है। पिछला आंसर अगर मिस्टेक हो गई है पिछले सेक्शन में, तो अगला भी आंसर गलत ही आना है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं सही कर रहे हैं। तो अब मैं इसको ऐसे कट कर सकता हूं, मेंबर 4 कट गए, लेकिन 4 कटने के बावजूद ये इसका आंसर मालूम है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि अब मुझे येलो वाली लाइन से मेंबर जब काटूंगा तो मुझे F5 मिल जाएगा, F3 की वैल्यू मिल जाएगी और F1 की वैल्यू भी मिल जाएगी, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। ये सारी वैल्यूज मिल गई। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसको जरा ऐसे काट दिया जाए, ये देखिए ऐसे काटा गया, ऐसे काटा गया, कितनी लाइनें कटी, 1 2 3 4, 4 लाइनें कटी, लेकिन 4 अननोन में से 2 अननोन तो मुझे मालूम चल चुके हैं ना, तो अब मैं इसको और इसको सॉल्व कर सकता हूं, है ना। तो इसकी मदद से जब चलेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला आंसर मिल जाएगा और ये वाला आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। फिर कहेंगे कि ऐसा करो, इसको ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, तो ये जो F2 वाला बचा है ये भी मिल जाएगा, ठीक है। फिर कहेंगे ऐसे काट दो तो F9 भी मिल जाएगा। ऐसे काट काट के सबको निकाल लेंगे, है ना, सबको निकाल लेंगे। तो ज्वाइंट मेथड और सेक्शन मेथड की कहानी ये है। अभी थोड़ी सी कुछ बातें बची हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बची हैं, जो आपका जो प्री एग्जाम है ना, ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो देते हो आप, उसके लिए, है ना। यहां तक की बात क्लियर हुई। तो सारा जो सारांश है वो ये है कि ज्वाइंट मेथड इजी है, सबसे अच्छी बात यह है, सॉल्व करना आसान होता है, मूवमेंट नहीं लेना पड़ता है। सेक्शन मेथड में मूवमेंट लेना पड़ता है, टफ तो है, लेकिन एक बार में 3 मेंबर सॉल्व हो जाते हैं तो थोड़ा सा फास्ट चलता है। सेक्शन मेथड वहां बहुत अच्छा होता है कि जहां पे ये कहा जाए कि आप किसी खास मेंबर में फोर्स बताइए। जैसे कहने का मतलब क्या है, अभी देखिए, है ना, थोड़ा सा इसको फिगर को क्लियर कर दें, जो बाकी चीजें हमने बनाई हैं थोड़ा सा स्पष्ट होने लगेंगी तब, रुको जरा। है ना, जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लेते हैं कोई कहता है कि केवल एक मेंबर में फोर्स बताइए, किसी एक मेंबर में, किसी बड़े ट्रस्ट के अंदर किसी एक मेंबर में फोर्स बताइए। जैसे मैं एक क्वेश्चन सामने लाता हूं दूसरा, अभी देखिए, जैसे 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 ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, बहुत बड़ा सा है ना, ये बड़ा सा क्वेश्चन है, और कोई कहता है कि हमें किसी एक मेंबर में फोर्स बताइए। कौन सा मेंबर, कोई कह सकता है चलो सीई में बताइए, सीई में, है ना, किसमें, ये जो मेंबर आपको दिख रहा है ना, किसमें पूछ रहा है फोर्स हो, आपसे फोर्स पूछा जा रहा है कि ये जो सी से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो मेंबर था, सीई में कितना फोर्स है, फोर्स इन सीई, ये पूछा जा रहा है ना। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है।
कि बड़ा सा टावर है, बहुत, ये तो छोटा टावर, तो बहुत छोटा सा दिख रहा है, कुछ कम ही मेंबर है, लेकिन जो खेत में बड़ा सा टावर लगा है उसमें किसी एक मेंबर की फोर्स की बात करनी है आपको। एग्जाम्पल के तौर पे ही देख लेते हैं। तो अगर ज्वाइंट मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, पहले रिएक्शन निकालेंगे, फिर एक ज्वाइंट सॉल्व करके ये दोनों आंसर निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व करके ये दोनों आंसर निकालेंगे, फिर इसको सॉल्व करके ये 3 4 5 ज्वाइंट सॉल्व करेंगे। और कहीं बड़ा सा टावर है तो 50 ज्वाइंट सॉल्व करके उसमें आप आंसर निकाल पाएंगे। यही तो होगा ना। लेकिन अगर सेक्शन मेथड से देखें तो क्योंकि मुझे सीबी में आंसर निकालना है, मैं ये कहूंगा इसको ऐसा करते हैं, ऐसा काट देते हैं। जैसे ही ये कटा तो कितने मेंबर कटे, 1 2 3, 3 ही तो कटे ना। अब हम नीचे वाले के चक्कर में नहीं पड़ेंगे क्योंकि यहां तो रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, ऊपर वाले को देख लें और सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई और सिग्मा एम लगा दें और सीधे सीधे आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, बाकी के निकालने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छा मेथड ये तब काम करता है जब किसी बड़े ट्रस्ट में किसी खास मेंबर में आपसे फोर्स पूछा जाए, तब। बात क्लियर है ना? ठीक है, तो ये बात हुई। चलिए अभी देखेंगे, इस प्रॉब्लम को भी लेंगे, फिर से करेंगे, है ना। अभी इसकी चर्चा यहां बंद करते हैं। अब मैं, बात आपको समझ में आ गई, जितनी बात अभी बताई गई है, अगर समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। कुछ मोटी मोटी, छोटी छोटी मगर काम की बातें, कुछ छोटी छोटी मगर काम वाली बातें आगे बढ़ने लायक है। बताएं जल्दी से, क्या आगे बढ़ा जाए? यहां तक बात समझ में आ गई है तो आगे प्रोसीड करें। ओके ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलिए चलिए, अब हम लोग बात करते हैं एक छोटी सी बात, लेकिन बड़े ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए तो जो हम अब बताने जा रहे हैं ना, वही काम का है। ये हेडिंग है, व्हाट इज जीरो फोर्स मेंबर फॉर ट्रस्ट। पहला काम, व्हाट इज जीरो फोर्स मेंबर फॉर ट्रस्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई ऑफ जीरो फोर्स मेंबर इन ट्रस्ट। देखो, परफेक्ट ट्रस्ट किसे कहते हैं, पहले बात समझिए मेरी। व्हाट इज परफेक्ट ट्रस्ट? दो तरह के, तीन तरह के ट्रस्ट हम लोगों ने देखे थे जब ट्रस्ट को क्लासिफाई किया था। याद करिए, एक को कहा था परफेक्ट ट्रस्ट, वो m इक्वल टू 2j-3 को फॉलो कर रहा था, इसको कहा था परफेक्ट ट्रस्ट। इसका मतलब यह है कि जितने मेंबर की में ट्रस्ट को जरूरत है, उस ट्रस्ट को जितने मेंबर की जरूरत है उसमें उतना ही परफेक्टली है, ना एक ज्यादा है और ना एक कम है ना। एक ट्रस्ट में परफेक्ट होने के लिए अच्छा, जरूरत का मतलब क्या है कि उसमें ऐसा कोई मेंबर नहीं है जो फालतू लगा है, एक्स्ट्रा नहीं है। एक्स्ट्रा होने का मतलब, मेंबर फालतू किसे कहते हैं कि ट्रस्ट में लगा है लेकिन उसमें कोई लोड ही नहीं आ रहा है, ट्रस्ट में लगा है लेकिन कोई फोर्स नहीं आ रहा, जीरो फोर्स आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, उसमें मेंबर फालतू है। अच्छा, और अगर मेंबर कम है, तो मेंबर कम है तो क्या बन जाएगा, वो मैकेनिज्म बन जाएगा, हिलने लगेगा ऐसे ऐसे करके। तब तो थ्योरी ऑफ मशीन में मशीन बना लेंगे उसका हम लोग, स्ट्रक्चर, फ्रेम स्ट्रक्चर तो नहीं बना पाएंगे ना। तो परफेक्ट ट्रस्ट का मतलब है कि जितने मेंबर की जरूरत है उतना ही है ना। ठीक है, एज पर नीड, नंबर ऑफ मेंबर कैसे होंगे, एज पर नीड, है ना, एज पर रिक्वायरमेंट। एक्स्ट्रा कोई मेंबर नहीं होगा, है ना। क्या मतलब कहने का है, नो एक्स्ट्रा मेंबर, नो एक्स्ट्रा मेंबर। जैसे आपने एग्जाम्पल भी देखा था, कैसे, ध्यान दीजिए, क्या दिखा था आपने, एक ऐसे लगाया था, 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 और यहाँ पे ये हिंज सपोर्ट था, ये रोलर सपोर्ट था। आप इसमें किसी भी मेंबर पे फोर्स लगा के देखिए तो ये कहते हैं परफेक्ट ट्रस्ट आपको दिखाई पड़ने लगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप, ऐसे क्या करें, रुको जरा, एक मिनट रुकिए, इसको मैं ऐसे बनाता हूं तब समझ में आएगा। ठीक है, मेंबर देखें यार जरा, एक मेंबर ये, दूसरा मेंबर ये, तीसरा मेंबर ये, चौथा मेंबर ये, ठीक है। और अगर इसमें मैं यहाँ पे हिंज सपोर्ट लगा देता हूं और रोलर सपोर्ट लगा देता हूं, तो अभी इसमें क्या दिख रहा है कि अगर इस पर
इधर से कोई फोर्स लगाए तो ये ट्रस्ट फेल हो जाएगा, ये फिगर ऐसे झुक जाएगा, यही तो हुआ ना। तो इसमें क्या किया गया, एक एक्स्ट्रा मेंबर और लगा दिया गया। एक्स्ट्रा मेंबर चाहे ऐसे लगाएं चाहे ऐसे लगाएं, मान लेते हैं ऐसे लगा दिया गया। तो जब ये लग गया तब ये परफेक्ट बना। जब ये नहीं था तो इसमें एक मेंबर की कमी थी, है ना। इसका मतलब कमी होने का मतलब क्या था, कमी होने का मतलब क्या बात समझ में आई थी। ये ट्रस्ट को पढ़ रहे थे, ये परफेक्ट था और एक ट्रस्ट और समझा गया था। इसका मतलब क्या था कि एक केस बना था आपके पास m इज लेस देन 2j-3 और इसको आपने कहा था डिफिशिएंट ट्रस्ट या अंडर रिजिड ट्रस्ट, है ना। अंडर रिजिड या डिफिशिएंट ट्रस्ट कहा था। एक और बना था m इक्वल टू 2j-3 जिसमें जरूरत से ज्यादा है ना। इसमें क्या है, मेंबर हमारे कम है, जो मेंबर है मेंबर जो है वो लेस है ना, वो लेस है। इसमें एक्स्ट्रा मेंबर है, एक्स्ट्रा मेंबर, बात समझिएगा। एक्स्ट्रा मेंबर का मतलब क्या है, ट्रस्ट में शामिल है लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो खोल के निकाल के अलग कर दो उस समय के लिए, है ना। ठीक है, एक्स्ट्रा मेंबर का मतलब क्या होगा, मेंबर ज्यादा होंगे। मेंबर देखिए, मेंबर इज मोर देन, यहां क्या होगा, मेंबर इज लेस देन, यहां मेंबर इक्वल है। तो इसमें नो एक्स्ट्रा मेंबर, इसमें डिफिशियंट है। जैसे अब मैं अगर अपने एग्जांपल में आऊं, अभी ये ट्रस्ट कैसा है, इसमें एक मेंबर कम है और जैसे ही इसमें आप एक मेंबर आप जोड़ देते हो, अब ये ट्रस्ट क्या बन गया, परफेक्ट, है ना। जितने मेंबर हैं उनकी जरूरत है। अच्छा, एक मेंबर अगर और जोड़ देते हैं ऐसे करके तो अब ये बन गया, अब ये बन गया ओवर रिजिड, जिसे बोल रहे थे आप रिडंडेंट ट्रस्ट, जिसे आप बोल रहे थे रिडंडेंट ट्रस्ट बोल रहे थे ना। तो इस केस में एक मेंबर, इसमें इन दोनों में से कोई एक मेंबर या पांचों छह में से एक मेंबर ऐसा होगा जिसमें कोई एक मेंबर में फोर्स 0 होगा। तो हमेशा आप क्या देखोगे, क्या पाओगे कि जब भी एक्स्ट्रा मेंबर लगा होगा तो उसमें किसी ना किसी में जो फोर्स होगा वो 0 होगा। अब ये क्यों किया जाएगा 0 फोर्स, ऐसा किया आता है इसलिए ना कि कभी मान लो कोई अनसर्टेन लोडिंग हो गई, टावर खड़ा है, सीधा खड़ा है, हमें मान के चल रहे हैं कभी भूकंप नहीं आएगा, कभी आंधी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा, तो ठीक है खोल के अलग कर दो। लेकिन कभी आंधी आ गई, कभी भूकंप आ गया, तब उसमें अनवांटेड अचानक कुछ अलग टाइप की लोडिंग हो गई, तब क्या होगा, तब उन मेंबर्स की जरूरत पड़ती है। तो स्ट्रेंथ देने के लिए कि ट्रस्ट में स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ रहे, रिजर्व स्ट्रेंथ रहे, है ना, टू प्रोवाइड द रिजर्व स्ट्रेंथ इन द ट्रस्ट, है ना, वी प्रोवाइड ए 0 फोर्स मेंबर। जैसे कहने का मतलब ये है, देखिए समझिए पूरी बात को, ठीक है। जरूरत नहीं है, जैसे आपके गाड़ी में पेट्रोल होता है ना, एक रिजर्व लेवल होता है, एक उसके मेन लेवल होता है। तो रिजर्व क्यों रखते हैं कि जब अगर अचानक कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिला तो उस काम में आ जाए, है ना, रिजर्व वाला। उसी तरीके से कि जब जरूरत पड़े तब काम में आ जाए। तो व्हाट इज 0 फोर्स मेंबर, समझ में आ गया 0 फोर्स मेंबर क्या है ना। ये तो बात समझ में आ गई कि एक्स्ट्रा मेंबर जिसमें कोई लोड नहीं है फिलहाल, लेकिन कभी लोड हो सकता है, उसे कहेंगे 0 फोर्स मेंबर। एक बात, अब बात आती है हाउ टू आइडेंटिफाई 0 फोर्स मेंबर। इस बात को जरा समझा जाए और यही हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का बहुत काम आएगा। दो तरह के केस सामने आते हैं। एक केस 1 देखिए, ऐसा केस बन सकता है जब टू नॉन कोलिनियर मेंबर हो। कोलिनियर मतलब ऐसे मेंबर हो जो नॉन कोलिनियर हो, मतलब एक लाइन में ना हो। अभी देखते हैं एग्जांपल में, एक लाइन में ना हो, है ना, और उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लग रहा हो, तब उसमें मेंबर वो 0 फोर्स मेंबर होंगे। बहुत ध्यान से देखिए जरा इस फिगर को, बहुत ध्यान से देखिए। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, ऐसे बड़ा कर लेते हैं, ये फिगर देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से। ये एक ट्रस्ट है, कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे रोलर सपोर्ट, यहां हिंज सपोर्ट। इस पॉइंट बी पॉइंट पर एक लोड लगाया गया पी। अब पी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसके चक्कर ना पड़िए। मान लेते हैं आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पी की वैल्यू 100 किलो न्यूटन है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो बाकी तो सेक्शन मेथड, ज्वाइंट मेथड हमें पता ही है, करेंगे ही करेंगे, लेकिन चाहे करके देखें, सॉल्व करके देखें, 0 आएगा, और चाहे कुछ मैकेनिक्स के सिंपल सिंपल छोटे छोटे कानून लगा के देख लें।
देखिए ज्वाइंट ए पर ध्यान दीजिए, ज्वाइंट ए पर बहुत ध्यान दीजिए, ज्वाइंट ए पर। ज्वाइंट ए को अगर एफबीडी बनाई जाए, बहुत ध्यान से देखिए ज्वाइंट ए को, तो ज्वाइंट ए की एफबीडी आप क्या बनाएंगे, एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस। ज्वाइंट ए पर आप क्या कहेंगे, पहले तो आप फोर्सेस को टेंशन में मानेंगे, तो ऐसे कहा गया, ठीक है, ये कहेंगे भाई टेंशन है, ऐसे करके ऐसे कहेंगे ना टेंशन है, तो आप कहेंगे एक F1 है एक F2 है। जरा एफबीडी बनाएं, तो एफबीडी कैसे बनाएंगे आप कहेंगे इधर क्या फोर्स लगा है ज्वाइंट ए पर, इधर लगा है F2 और इधर लगा है F1, लगा है ना। बहुत ध्यान समझिएगा, बिल्कुल छोटी सी मैकेनिक्स की बात हो रही है, और इसके बीच का एंगल थीटा होगा, जो हम निकाल ही लेंगे कहीं ना कहीं से, ज्योमेट्री दी जाएगी निकाल लेंगे, मान लेते हैं एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है थीटा, ये एंगल क्या है थीटा। और ये भी कह रहे हैं कि ज्वाइंट ए हमारा इक्विलिब्रियम में, ये ज्वाइंट ए है, और ये कह रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब क्या होता है कि सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है नहीं होता है। अगर सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है, इसको रिजॉल्व करेंगे, इसका एक कंपोनेंट यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा F1 cos थीटा, और एक कंपोनेंट यहां जाएगा, इसे कहेंगे F2 sin थीटा। तो लिखेंगे क्या, सिग्मा एफ एक्स में लिखेंगे F2 प्लस F1 cos थीटा बराबर 0, और सिग्मा एफ वाई में क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ वाई में लिखेंगे कि F2 साइन थीटा बराबर 0। बहुत ध्यान समझिएगा, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक नहीं करनी है, बिना पेन उठाए आप कहेंगे कि 0 मेंबर होगा, इसमें 0 फोर्स होगा, ठीक है। अभी समझने के लिए सब कर रहे हैं, इससे बेटा क्या समझ में आ गया, इसको सॉल्व करें, F2 इंटू साइन थीटा बराबर 0। अब साइन थीटा तो 0 होना नहीं है, क्योंकि थीटा तो कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो 0 होना ही नहीं है। तो F2 इंटू साइन थीटा अगर 0 है, इसका मतलब है कि F2 ही 0 होगा, F2 बराबर क्या होगा 0। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 हो रहा है, और थीटा की वैल्यू 0 होनी नहीं है, क्योंकि ज्योमेट्री बनी हुई है, तो F2 की वैल्यू 0 होगी। और जब F2 की वैल्यू 0 होगी, यहां रख दोगे, तो बेटा F1 की कुछ मिलेगी क्या, आप खुद ही कहोगे कि जब इसकी 0 कर देंगे, फिर F1 और cos थीटा आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा F1 cos थीटा बराबर 0। इसमें भी थीटा 0 होना नहीं है, तो क्या 0 हो जाएगा F1। इससे ये साबित हो गया, क्या साबित हो गया, कि अगर किसी पॉइंट पर दो मेंबर लगे हों, नॉन कोलिनियर हो, एक लाइन में ना हो, मतलब ऐसा ना हो जाए कि एक इधर है एक इधर है, ऐसा ना हो जाए कि एक फोर्स इधर, सॉरी, ऐसा ना हो जाए कि इधर F2 लग रहा हो और इधर F1 लग रहा हो, है ना। अगर ऐसा हो गया तो क्या कहेंगे, तो कोलिनियर हो गया ना, ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है ना। ऐसा ना हो, ऐसा हो, अगर नॉन कोलिनियर मेंबर है और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, देखिए ज्वाइंट ए पर कोई लोड, इस पर लोड है, इस पर लोड नहीं है, उस दशा में दोनों में ही दोनों में ही फोर्स 0 0 आएगा। इससे हम बिना आज के बाद से समझ लिए हैं कि इसके बाद स्पष्ट कह सकते हैं, जब भी ऐसी घटना हमें पूरे ट्रस में ऐसा कहीं कुछ मिलेगा, तो हम कहेंगे इसमें भी फोर्स कितना है 0, और इसमें भी फोर्स कितना है 0, बिना सॉल्व किए ये हमारे ट्रस में 0 फोर्स मेंबर हो गए। ये मेरी बात समझ में आई जल्दी से। ये सब तमाशा नहीं करेंगे, बस पहचानेंगे, ऐसा ज्वाइंट ढूंढेंगे जहां दो मेंबर मिल रहा अगर हो, और तीसरा कोई फोर्स ना लगा हो, और दोनों कोलिनियर हो, तो वो 0 फोर्स मेंबर होंगे। बात समझ में आ गई, जल्दी बताओ, जरा जल्दी से बताओ, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा केस बन गया तो क्या होगा, अगर ऐसा केस मान लो बन गया कि कोलिनियर हो ही गए, ऐसा केस बन गया तो क्या होगा, अरे साफ साफ दिख रहा है, मैकेनिक्स कहती है अगर ऐसा केस बन गया और ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम में है, इसका अर्थ क्या है कि F1 और F2 आपस में बराबर होंगे। कितना होंगे आप सॉल्व करो, लेकिन बराबर होंगे, ये कंफर्म है। 0 फोर्स मेंबर नहीं होगा, जल्दी बताएं आंसर। ओके, ठीक है। तो इस ट्रस को ध्यान से देखिए, तो एक ज्वाइंट तो मुझे दिखाई पड़ रहा है, ये वाला, यहां यही घटना घट रही ना, दूसरा एक इसको देखिए, ज्वाइंट सी को देखिए, ज्वाइंट सी में दिखाना,
ऐसे और ऐसे नॉन कोलिनियर, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, यही कहानी बन रही है ना, यही कहानी यहां बन रही है। तो इसका मतलब इसमें भी फोर्स क्या हो गया, जीरो, इसमें भी फोर्स क्या हो गया, जीरो। बात समझ में आ गई ना? तो बिना कुछ किए हमने जान लिया। केस 2 क्या है? एक केस समझ में आ गया, मुझे उम्मीद है। केस 2 जरा समझें, केस 2 क्या कह रहा है। टू कोलिनियर मेंबर हो, वहां क्या था, नॉन कोलिनियर, वहां क्या था, नॉन कोलिनियर, यहां है कोलिनियर, एक ही रेखा में हो, एक ही लाइन में हो, है ना। और तीसरा फोर्स उस पर और लगा हो लेकिन वो इंक्लाइंड हो, जैसे, बहुत ध्यान से देखिए, ये देखिए एग्जांपल, बात सुन लीजिए। टू कोलिनियर मेंबर और तीसरा जो है, दो, तीन मेंबर की बात कर रहा, दो ये और एक ये, तीन मेंबर हैं, दो मेंबर कोलिनियर है, एक ही लाइन में है, और तीसरा उस पर इंक्लाइंड है। जब तीसरा इंक्लाइंड होगा तब की बात क्या होगी, तब की बात क्या होगी, बात समझिए। जैसे 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 ऐसा कहीं जॉइंट देखिए जहां पे तीन, जहां पर टू कोलिनियर मेंबर और वन इंक्लाइंड मेंबर, ठीक है। ऐसा कोई जगह देखिए जहां पर तीन फोर्स, तीन मेंबर जुड़े हों और दो आपस में एक लाइन में हो और तीसरा उससे इंक्लाइंड हो, है ना। तो कहां दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। जैसे आपको दिख रहा है ज्वाइंट डी, ज्वाइंट डी दिखाना कैसे, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, ये दोनों सी डी, ध्यान से देखिए, तो जो सी डी है और डीई है, ये कैसे हैं, कोलिनियर है, एक रेखा में है ना। और जो ये जो मेंबर आपका डीएफ है, डीएफ है, ये कैसे है, इंक्लाइंड है, ठीक है। मतलब कहने का क्या है, थोड़ा मैकेनिक्स समझी जाए इसकी। तो मैकेनिक्स क्या है, देखिए, एक लाइन ये है और इस पर कहते हैं सपोज दैट एक लाइन ये है, ऐसे करके इधर एक फोर्स लग रहा है, एज्यूम कर लें, इसको कह देते हैं F1, टेंशन में मानेंगे ना, ये F1 होगा, ये F2 होगा और ये F3 होगा, ये F3 होगा, ठीक है। इसे आप कहेंगे कि ये F1 है, ये ज्वाइंट हमारा कौन सा हुआ, D, इस पे फोर्स गया ये, इसे कहेंगे F1, इसे कहेंगे F2 और इसे क्या कहेंगे, ये इंक्लाइंड मेंबर है, ये इंक्लाइंड मेंबर है, इसे कहेंगे F3, ठीक है। कोई ना कोई एंगल होगा ही, इंक्लाइंड है तो थीटा एंगल होगा ही। हाँ अभी क्लास छोड़ने आते हैं, ठीक है ना। तो ये होगा ही, अगर इसका, अगर ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि इसका जो कॉस कंपोनेंट करेंगे, इसको रिजॉल्व करेंगे, तो F3 कॉस थीटा, F3 कॉस थीटा, F3 कॉस थीटा इधर जाएगा और F3 साइन थीटा इधर जाएगा। और क्योंकि पॉइंट इक्विलिब्रियम में है तो इस प्लेन में ये जो लाइन आपकी दिख रही है, इस एक्सिस के अलोंग फोर्सेस जीरो होने चाहिए और इस एक्सिस के अलोंग फोर्सेस जीरो होने चाहिए। तो इससे क्या समझ में आएगा आपको कि F3 ये वैल्यू हमारी जीरो होनी चाहिए, है ना। तो F3 साइन थीटा इक्वल टू जीरो, यही होगा ना। फिर कहेंगे आप थीटा जीरो होना नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा कि F3 की वैल्यू जीरो। इससे साबित ये हो गया कि जब भी ऐसा केस मिले कि दो मेंबर कोलिनियर हो और एक मेंबर इंक्लाइंड हो, तो जो इंक्लाइंड वाला मेंबर होगा उसमें जो फोर्स आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। ये फोर्स हमारा इस मेंबर में जो फोर्स होगा वो फोर्स हमेशा आपको जीरो मिलेगा। किसमें, ध्यान रखिएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, F1 और F2 इक्वल हो जाएंगे, F3 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। F1 F2 इक्वल हो जाएंगे तो कोलिनियर हो गए, तो इक्वल हो जाएंगे, F3 की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इस पर केवल तीन ही फोर्स हो, जैसे ही अगर आपने इसके ऊपर कोई फोर्स लगा दिया, सपोज दैट अगर आपने कहा कि भाई इसके ऊपर भी लोड लगा हुआ है ऐसे करके, अब चार फोर्स हो गए, अब ये सब तमाशा नहीं होगा, अब सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये फोर्स नहीं लगा है, ये नहीं लगा है, तो F3 जीरो होगा। ये बात समझ में आ गई। चलिए एक प्रॉब्लम समझा जाए,
उसी के बाद फिर इसको समझ में आने लगेगा। और ये जो प्रॉब्लम मैं लेके आया था इसको याद देखिए तो, ठीक है, ये गेट का क्वेश्चन है ना। क्या लिखा है, द फिगर शोज एंड प्लेन ट्रस इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड at a point A, then the magnitude of the force produced in member CD. CD में पूछ रहा है फोर्स कितना होगा, ध्यान दीजिए, CD में, किसमें पूछ रहा है, CD में। CD कौन सा है, ये दिख रहा ना CD, इसमें पूछ रहा है, ये पॉइंट C और ये पॉइंट D, ठीक है। जो हमने दोनों लॉ पढ़े हैं वो देखे जाए तो एक लॉ तो पढ़ा था जहां केवल 2 ही मेंबर थे, तीसरे की बात ही नहीं थी। दूसरा लॉ क्या था कि जहां दो मेंबर आपस में कोलिनियर है, तीसरा इंक्लाइंड है। देखिए कौन सा है, बहुत गौर से देखिए, बहुत ऐसा कहीं दिख रहा है, दिख रहा है, देखिए ये सबसे पहले आप देखिए ज्वाइंट बी। इस ज्वाइंट बी को देखिए तो दो मेंबर ए बी और बी डी आपस में कोलिनियर है, ये इंक्लाइंड है। तो रूल नंबर जो लास्ट में अभी पढ़ा है, दूसरा केस पढ़ा है, उसके हिसाब से ये दोनों इंक्लाइंड है और ये तीसरा, ये दोनों कोलिनियर है, ये इंक्लाइंड है। इसकी वजह से इसमें फोर्स कितना होगा, 0। तो पहली बात तो ये फोर्स 0 हो गया, ठीक। अब जब इसमें 0 हो गया तो ये वाला मेंबर हटा दीजिए, अब इस मेंबर की कोई जरूरत तो है नहीं, मेंबर ये हट गया, बीसी गायब हो गया, बीसी को दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। अब फिर देखिए ज्वाइंट सी को, जब ज्वाइंट सी को देखेंगे तो क्या दिखाई पड़ेगा, देखिए पहले हमने ज्वाइंट बी देखा, बी कैसा था, बी ऐसे करके था, ए ऐसे करके, ये ज्वाइंट बी था, तो ये दोनों इक्वल थे, तो इसमें हमने कर दिया 0। अब ये 0 हो गया तो बीसी गायब हो गया। अब जरा ज्वाइंट सी देखते हैं, ज्वाइंट सी कैसा दिख रहा है, ये ज्वाइंट सी है, ज्वाइंट सी, और ये मेंबर जा रहा है नीचे सी डी, इसको हटा ही दिया गया, जो सी से बी जा रहा था इसका कोई मतलब नहीं बचा। फिर आप क्या कहेंगे, देखिए ये कोलिनियर है, एसी और सीई कोलिनियर है, लेकिन ये क्या है, इंक्लाइंड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होगा, 0, ठीक है, 0। आंसर क्या पूछा गया था, फाइंड द, किसमें पूछा गया था भाई, horizontal force and applied at then magnitude of the force produced in member CD। CD में कितना फोर्स था, तो CD में आपने बिना कोई रिएक्शन निकाले, बिना कोई कैलकुलेशन किए इससे बता दिया कि CD में फोर्स कितना है, तो CD में फोर्स इज 0, है ना। इसका मतलब BC में 0 हो गया और CD में भी 0 हो गया। आंसर तो आ गया, थोड़ा आगे देखें तो आंसर आ गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे देखें। जब CD में 0 हो गया तो जरा ज्वाइंट डी देखिए, ये तो 0 हो गया, CD को निकाल के बाहर फेंक दीजिए। अब ज्वाइंट डी देखेंगे तो BD और DF कोलिनियर है, और कोलिनियर है इसका मतलब ये इंक्लाइंड है, तो इसमें भी हो गया 0, इसमें भी हो गया 0। बात समझ में आ गई। फिर दा देखिए ज्वाइंट ई को देखिए, ज्वाइंट ई में ये जो मेंबर है ये 0 हो गया, निकाल के बाहर फेंक दिया। अब देखिए CE और EG ये कोलिनियर है और ये इंक्लाइंड है, इसका मतलब इसमें भी हो गया 0। तो बेटा कुल मिला के देखो ना, तो ट्रस के, इस ट्रस के अंदर जितने मेंबर थे, अंदर इस ट्रायंगल के अंदर जितने मेंबर थे, BC था, CD था, D था, EF था, ये सब 0 हो गए, है ना। और इसके लिए आपने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, ज्वाइंट मेथड या सेक्शन मेथड से करेंगे तो आधे घंटे लगेंगे करने में, ठीक है ना। तो ये जो लास्ट वाले हमने आज पढ़े हैं, इसको जरूर बहुत मन लगा के मेरी बातों को, वीडियो को रिप्ले कर करके सुन के समझना, और अगर लगता है इसमें कोई दिक्कत है तो मुझे बताना, कल फिर से इस पे कुछ क्वेश्चंस और ले लेंगे, ठीक है। नहीं तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपके ट्रस्ट से यही से क्वेश्चन निकलने वाले हैं, सब्जेक्टिव के लिए ठीक है, जो आपने ज्वाइंट मेथड, सेक्शन मेथड किया सब ठीक है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि लास्ट वाले पोर्शन को आप दोबारा देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम करने की कोशिश करेंगे, नहीं आएगा तो कल मुझसे पूछेंगे, और नहीं तो हम लोग कल से नया चैप्टर शुरू करेंगे, देखते हैं कल क्या शुरू किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।